Hello everyone. We are going to start class 6th NCERT History chapter 2 from hunting gathering to growing food. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में कुछ बताया हुआ है। तुषार दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न की वेडिंग के लिए ट्रैवल कर रहा था और वो ट्रैवल ट्रेन से कर रहा था और किसी तरह से उसने विंडो सीट अपने लिए मैनेज कर ली थी। तो जैसे जैसे वो ट्रेन से बाहर देख रहा था तो ट्रीज और हाउसेस पीछे छूटते जा रहे थे। तभी उसके अंकल उसके शोल्डर को टैप करके पूछते उससे कि डू यू नो दैट द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। ये जो ट्रेन्स है ना, ये आज से लगभग 150 ईयर्स पहले ही यूज होनी स्टार्ट हुई है और जो बसेस हैं उसके कुछ ही डिकेड्स के बाद यूज में आई है। तो तुषार ये सब सुन के सोचता है कि जो लोग थे वो इससे पहले के ट्रैवल नहीं कर पाते थे क्या क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पे, तो फिर वो अपने पूरी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे क्या? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अब इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि अर्लीस्ट पीपल वायर वर दे ऑन द मूव। हमें पता है कि जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 20 लाख साल पहले रहते थे उन्हें हम हंटर्स गैदरर्स कह के बुलाते हैं। हंटर्स गैदरर्स जो ये नाम है उनके खाना कलेक्ट करने के तरीके से उनको दिया गया है, क्योंकि वो लोग जनरली वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर लेते थे या फिर फिश बर्ड्स को पकड़ लेते थे। फ्रूट्स रूट्स नट्स सीड्स लीफ स्टॉक्स एग्स इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके खा लेते थे। हंटर्स गैदरर्स कई रीजन से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। पहला रीजन तो ये है कि अगर वो एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक रहते तो उधर की मौजूदा सारी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को वो खत्म कर देते खाकर ही। तो इसलिए वो अलग अलग जगह पर खाने की सर्च में भी जाते थे। दूसरा, एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कभी कभी एनिमल्स स्मॉलर थे, मतलब छोटे शिकार को पकड़ के खाने के लिए मूव करते हैं। तो कभी कभी अगर डियर या वाइल्ड कैटल वगैरह हो तो वो घास और लीव्स की सर्च में मूव करते हैं। तो जो लोग इस तरह के एनिमल्स की हंटिंग करते थे वो उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए भी ट्रेवल करते थे। तीसरा, प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं ना वो अलग अलग सीजन्स में फ्रूट देते हैं। तो जो लोग मूव करते थे कभी कभी सीजन्स टू सीजन वेरी करते हुए प्लांट्स के अकॉर्डिंगली। सपोज एक प्लांट सीजन वाइज अभी फ्रूट्स नहीं दे रहा तो वो दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते थे किसी दूसरे प्लांट की सर्च में। फोर्थ रीजन था कि प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो वाटर मिलता है लेक स्ट्रीम्स या रिवर्स में। कुछ लेक्स और रिवर्स जो होते हैं वो पेरिनियल होते हैं, मतलब उनमें पूरी साल पानी रहता है। लेकिन कुछ सीजनल होते हैं। तो जो सीजनल होते हैं जिनमें आधी साल पानी रहता है या किसी एक सीजन में पानी रहता है, तो जो लोग सीजनल रिवर्स या लेक्स के बैंक्स पे रहते थे ना तो वो पानी की सर्च में ड्राई सीजन्स में पानी की सर्च में मूव करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले उन चीज़ों के जो कि हंटर्स गैदरर्स बनाकर यूज़ करते थे। हो सकता है कि ये लोग ना जो टूल्स थे वो स्टोन वुड या बोन के बनाकर यूज करते थे, जिसमें से स्टोन सबसे ज्यादा सरवाइव कर जाते थे। काफी जो स्टोन टूल्स थे उन्हें मीट या बोन को काटने के लिए यूज किया जाता था, तो कुछों को ट्री की बाग को स्क्रैप करने के लिए, मतलब छीलने के लिए, या फिर एनिमल स्किन से हाइड बनाने के लिए। फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए भी स्टोन टूल्स को यूज किया जाता था। कुछ जो टूल्स टूल्स होते थे ना स्टोन टूल्स, उनको वुड या बोन के हैंडल्स पर अटैच कर लेते ताकि उनसे स्पीयर्स और एरोज, भाले वगैरह, ये तीर वगैरह बन सके। और भी टूल्स थे जिन्हें वुड को चॉप करने के लिए यूज किया जाता था। फिर वुड को फायर वुड की तरह, मतलब आग लगाने के लिए यूज कर लेते थे। वुड को हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, इस मैप में, मतलब ये जो नीचे हमें मैप दिखाए हुए हैं इसमें जो रेड ट्रायंगल्स है ना वो सब साइट्स को दिखा रहे हैं। साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर्स गैदरर्स के एविडेंस मिलते हैं। इस मैप में दिखाई हुई है वो। ज्यादातर साइट्स पानी के सोर्सेज जैसे रिवर्स लेक्स वगैरह के नजदीक है, जैसे ये भीमबेटका एक साइट है, होंगसी करनूल केव्स वगैरह इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। क्योंकि स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट थे तो लोगों ने हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स की सर्च की है और उसी जगह को प्रेफर करते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाता हो। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, कई केव्स जिनमें अर्ली पीपल रहते थे उनमें इस तरह की पेंटिंग्स पाई गई है। आप ये पेंटिंग देख सकते हो। इस तरह की पेंटिंग्स मध्य प्रदेश और सदरन सदरन उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ये पेंटिंग्स वाइल्ड एनिमल्स को काफ़ी एक्यूरेसी और स्किल के साथ बनाया हुआ दर्शाती है। इसमें भी देख सकते हो कितनी एक्यूरेटली और स्किल्स से बनाई हुई है ये पेंटिंग, जिसमें शायद कोई हंट कर रहा है डियर को या फिर कुछ भी कर रहा हो। साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हट्स
जहाँ पे टूल्स, बिल्डिंग स्पॉट्स वगैरह के रिमेन्स मिल जाते हैं। साइट्स को बनाकर लोग यूज़ करके छोड़ के चले जाते थे। आज की डेट में साइट्स ना अर्थ के नीचे भी मिल सकती है, अर्थ पे भी मिल सकती है, और पानी के नीचे भी मिल सकती है। कर्नूल केव्स में ना राख पाई गई है, राख के ट्रेसेस पाए गए हैं, ऐश के ट्रेसेस। तो इससे काफ़ी आइडिया लगता है कि पहले के लोग फायर के यूज़ से काफ़ी फेमिलियर थे। तो फायर को काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते होंगे, कभी कभी तो मतलब रोशनी के लिए, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने लंबे लंबे नाम दिए उन टाइम को जिनको आज हम स्टडी कर रहे हैं। जो सबसे पहले का टाइम था, आर्कियोलॉजिस्ट उसको पेलियोलिथिक कहते हैं, जो लगभग 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का है। दो वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, पेलियो और लिथोस से पेलियोलिथिक वर्ड बना है। पेलियो का मतलब ओल्ड, लिथोस का मतलब है स्टोन। तो पेलियोलिथिक एक तरह से है ओल्ड स्टोन एज। जो ये इतना लंबा 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का टाइम स्ट्रेच है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक। ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री का कवर कर लेता है, ये इतना बड़ा टाइम स्पैन। और 12,000 साल पहले के टाइम से लगभग 10,000 साल पहले के टाइम में ना एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत थे। तो इस टाइम को मीजोलिथिक टाइम का पीरियड कहा गया, मीजोलिथिक, मिडल स्टोन एज। स्टोन टूल्स जो इस समय पर मिले थे उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, और वो थोड़े छोटे होते थे। माइक्रोलिथ्स को हो सकता है बोन या वुड हैंडल्स पे स्टक करके सॉ सॉज और सिकल्स जैसे टूल्स बना लेते हो। ये जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड था, इसमें ओल्डर वैरायटी के जो टूल्स थे वो भी यूज होते थे, और ये माइक्रोलिथ्स भी यूज होते थे। इसके बाद की स्टेज को नियोलिथिक कहा गया है, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। चेंजिंग एनवायरनमेंट, लगभग 12,000 साल पहले वर्ल्ड क्लाइमेट में एक मेजर शिफ्ट था, थोड़ा वार्म कंडीशंस की तरफ। क्योंकि ये थोड़ा वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट था ना, तो कुछ एरियाज में ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट होने लगी, जहाँ थोड़ी घास वगैरह मिल जाए। तो ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं, डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल वगैरह, जो घास पत्तियों पे सर्वाइव करते हैं, तो इनकी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज आया। तो एनिमल्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज आने से जो लोग इन्हीं एनिमल्स को हंट करते थे, जो लोग इनको हंट करते थे, वो इनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी सीखते थे और इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में भी सीखते थे। तो हो सकता है इनको इसी तरह से फॉलो करते करते लोगों ने इन्हें हर्डिंग और रियर करने के बारे में सोचने लगे। इन्हीं को हर्ड कर लेंगे, मतलब चरा के इनसे कुछ भी रिसोर्स मिल जाएगा, रियर कर लेंगे। फिशिंग भी टाइम के साथ इम्पोर्टेंट होता गया। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, देखो ये जो टाइम पीरियड आपको बताया क्लाइमेट में शिफ्ट हो रहा था वार्म कंडीशंस की तरफ, ये वही टाइम था जिसमें कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस होती है ना, जो जिसमें जैसे हम खाते हैं वीट, वीट, बार्ले वगैरह, राइस, ये नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में उग गए थे, क्योंकि ये ग्रासेस उगी रही थी, ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट हो रही थी ना, तो लोगों ने इनको, ग्रेन्स को फूड की तरह कलेक्ट करा और बाद में इनको उगाना सीख गए, और जब ये पक जाते थे इनको खा भी लेते थे। तो इस तरह से लोगों ने प्लांट्स को अपने आप से ग्रो करने के बारे में सोचना शुरू किया, और इस तरह से हम फार्मर्स बने। लोग अपने शेल्टर्स के नज़दीकी एनिमल्स को भी अट्रैक्ट कर लेते थे, थोड़ा सा उनके लिए फूड वगैरह छोड़ के। तो इस तरह से वो फार्मर्स ही हर्डर्स बनते गए धीरे धीरे, या फिर नॉर्मल लोग भी अपने शेल्टर के नज़दीक एनिमल्स को बुला के उनको पाल लेते थे, वो इस तरह से हर्डर्स बनते गए। तो जो सबसे पहले आज का एनिमल, मतलब जो सबसे पहले एनिमल टेम किया गया था, वो आज के डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। लोगों ने थोड़ा सा, जो एनिमल्स जेंटल होते हैं ना, जो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको प्रेफर किया अपने कैंप्स के पास बुलाने के लिए। तो जो एनिमल्स जैसे शीप, गोट और कैटल होते थे, ये हर्ड्स में ही रह लेते थे और ज़्यादातर घास ही खाते थे, तो इनकी केयर करना इतना भी मुश्किल नहीं था। तो इस तरह के एनिमल्स को लोग वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि ये जो एनिमल्स है हमको भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दे रहे हैं। इस तरह से हम हर्डर्स बन गए। फार्मर्स और हर्डर्स कैसे बने हम, ये आपको समझ आ गया होगा पूरा। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स की भी केयर करते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज देते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हमने थोड़े से, मतलब अपने पूर्वजों ने थोड़े से टेम किए या फिर जिनकी देखभाल की, वो वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स से अलग हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए।
एग्जाम्पल के तौर पे हम उस तरह का प्लांट या एनिमल ही प्रेफर करेंगे जिसमें डिजीजेस ज़्यादा ना आए, डिजीजेस से बचा रहे वो। प्लांट हम इस तरह का सिलेक्ट करेंगे जिसमें लार्ज ग्रेन साइज हो, मतलब जिसका ग्रेन बड़ा हो। छोटे से ग्रेन में कितना ही अनाज मिलेगा, जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, और जो ग्रेन का वेट होता है उसको पूरा का पूरा वो झेल सके, टूटे ना प्लांट तुरंत ही। तो सीड्स जो कि सिलेक्टेड प्लांट से ले लेते थे, फिर उनको प्रिजर्व करके उगाते थे ताकि नया प्लांट आ सके और उसमें लगभग सेम सी क्वालिटी हो। जब एनिमल्स की बात आती है तो हम उसी तरह का एनिमल लेंगे जो थोड़ा सा जेंटल हो, हमें ही ना काटे, नुकसान ना दे ब्रीडिंग के लिए। तो एज अ रिजल्ट धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से डिफरेंट होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल जो टीथ और हॉर्न्स होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स के, वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब थोड़े से बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। शेर का आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, टीवी में देखा हो या फिर जू में देखा हो, कितने बड़े टीथ्स होते हैं। लेकिन इतने खतरनाक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के नहीं होते। इनमें आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे ये देखो कितना बड़ा टीथ है और ये कितना छोटा टीथ है, तो ये पक्का एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का और ये वाइल्ड एनिमल का। डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट होने लग गई थी 12,000 साल पहले। और वर्चुअली मतलब आज जितने भी हम एनिमल्स और प्लांट्स फूड की तरह यूज कर रहे हैं ना, वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है जो आज हम यूज कर रहे हैं। जो सबसे पहले का प्लांट जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो वीट और बार्ले था, और जो सबसे पहले एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए गए थे उनमें शीप और गोट आ जाते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर हम एक प्लांट करेंगे सीड को, मतलब एक सीड को प्लांट करेंगे, तो उसे कुछ टाइम लगेगा ग्रो होने में। वो टाइम कुछ दिनों का, महीनों का, हफ्तों का भी हो सकता है, और कभी कभी तो ईयर्स का भी टाइम हो सकता है। तो जब लोगों ने अपने आप से प्लांट उगाना शुरू किया तो इसका मतलब वो एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए रहते होंगे उस प्लांट की केयर करने के लिए, उसमें वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, उससे एनिमल्स और बर्ड्स को दूर रखने के लिए, जब तक उसका ग्रेन पक ना जाए। बाद में इसी ग्रेन को ध्यान से यूज़ कर लेते होंगे। देखो ग्रेन को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन को हम सीड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसी से नया प्लांट आ जाएगा। फूड की तरह भी, गिफ्ट्स की तरह भी, और फूड के लिए, फूड को लिए स्टोर भी कर सकते हैं ग्रेन को ही। देखो क्योंकि ग्रेन को स्टोर करना है, फूड की तरह भी हमें खाना भी है, और सीड की तरह भी उगाना भी है। तो लोगों को ना उसको स्टोर करने के तरीके सोचने पड़े। कई एरियाज में लोगों ने बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए उनको स्टोर करने के लिए। लार्ज क्ले पॉट्स मतलब बड़े बड़े घड़े। वूव बास्केट्स बनाई, या फिर डक पिट्स, मतलब पिट्स मतलब थोड़ा सा ग्राउंड के नीचे खोद के जगह तैयार की उनको स्टोर करने के लिए। रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स अपने आप ही संख्या में बढ़ जाते हैं। हालांकि वो एनिमल्स जो होते हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं, जैसे गाय गोट वगैरह हो गई, ये हमें मिल्क तो देते ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी है क्योंकि ये मीट भी दे देते हैं जब ज़रूरत हो। दूसरे शब्दों में एनिमल्स को जिन्हें रियर किया जाता था वो एक तरह से फूड के स्टोर की तरह भी यूज़ कर किए जा सकते थे, क्योंकि वो मिल्क भी देते हैं और मीट भी दे देते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो पीछे मैप था ना, मैप 2, उसमें ना कई जगह पर ब्लू स्क्वायर्स है। तो ये जो ब्लू स्क्वायर वाली साइट्स है, ये वो साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं। सब कॉन्टिनेंट के कई जगह पर ये मिलते हैं, ब्लू स्क्वायर्स वाली साइट जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं। आज के डेट में ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ईस्ट और साउथ इंडिया में भी जगह मिली है। अगर हमें ये जो फार्मर्स और हर्डर्स वगैरह की सेटलमेंट्स के बारे में जानना है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं ये उधर के प्लांट और एनिमल बोन्स के लिए, एविडेंसेस के लिए स्टडी करना प्रेफर करते हैं। सबसे जो एक्साइटिंग फाइंड है वो है बर्न्ट ग्रेन्स की, मतलब जले हुए अनाज की। हो सकता है इसे जानबूझकर जलाया गया हो या फिर गलती से जल गई हो। साइंटिस्ट इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि किस तरह की क्रॉप्स अलग अलग पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के उगाई जाती थी। साइंटिस्ट एनिमल बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं कुछ साइट्स पे। फॉर एग्जांपल आज की डेट में ना कश्मीर में एक जगह है बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम में एविडेंस मिला है पिट हाउसेस का, जहाँ पे लोग पिट हाउसेस बनाते थे
धरती के नीचे खोद के पिट हाउसेस बना लेते थे और सीढ़ियां उनकी तरफ, सीढ़ियों की हेल्प से वो उन पिट हाउसेस में एंटर करते थे। वो ये ना होते थे जो पिट हाउसेस, ये कोल्ड वेदर से अच्छा शेल्टर देते थे आर्कियोलॉजिस्ट को। कुकिंग हर्ट्स मतलब चूल्हे, चूल्हे का भी एविडेंस मिला है घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ। तो ये सजेस्ट करता है कि वेदर के अकॉर्डिंगली लोग इंडोर या आउटडोर, बाहर या अंदर किसी भी तरह से कुक कर लेते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से। स्टोन टूल्स भी काफी साइट्स पर मिले हैं। काफी जो स्टोन टूल्स है वो पेलियोलिथिक टूल से अलग है, इसीलिए इन्हें नियोलिथिक कहा जाता है। इनमें टूल्स मिलते हैं इस तरह के जिनमें काफी अच्छे से फाइन कटिंग एज है जिसको पॉलिश किया हुआ है। मोटार्स और पेस्टल्स भी मिलती है जिनकी हेल्प से हम ग्रेन्स को ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब ओखली वगैरह, मोटार्स पेस्टल्स वगैरह। और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को भी मोटर्स और पेस्टल्स में ग्राइंड कर सकते हैं। मोटर्स और पेस्टल्स को तो आज भी यूज़ किया जाता है और लगभग हज़ारों साल पहले भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि सेम टाइम पर ही पेलियोलिथिक टूल्स भी यूज़ होते होते थे। तो इसीलिए कुछ टूल्स जो थे ना वो बोन्स के भी बने हुए हैं। ये टूल्स के आपको दिखाए हुए हैं न्यू स्टोन टूल्स। काफ़ी तरीके के अर्दन पोट्स मतलब घड़े भी यूज़ होते थे पहले के टाइम में जो हमें आज मिले हैं। जो काफ़ी अर्दन पोट्स थे वो डेकोरेटेड है और कुछों को चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। लोगों ने जो पोट्स है उनको स्पेशली तो फूड के कुकिंग में यूज़ किया, स्पेशली ग्रेन्स जैसे राइस या वीट या फिर लेंटिल्स, दालें वगैरह जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइट का, उनको कुक कर लेते थे घड़ों में। इसके अलावा क्लॉथ वीविंग भी लोग करते थे, मतलब कपड़ा भी सीलते थे और अलग अलग तरह के मटेरियल्स बना लेते थे अलग अलग तरह की चीज़ों से, कॉटन जैसी चीज़ों से, जिसे आज कॉटन को हम ग्रो भी करते हैं। चीज़ें एक ही साथ सब जगह पर तो चेंज हुई नहीं होगी, मतलब ऐसे भी कई एरियाज होंगे जहाँ पे लोगों ने अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करके ही खाना इकट्ठा करना है। हर जगह तो ये हम फार्मर्स और हर्डर्स वाला ट्रेंड चला नहीं होगा। अभी भी हंटर्स गैदरर्स एग्जिस्ट करते थे, मतलब इसी तरह से खाना इकट्ठा करते थे। और कई जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों को फार्मिंग और हर्डिंग आ गई थी। धीरे धीरे हजारों सालों में लोगों ने सीख लिया था ये सब। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कॉम्बिनेशन था, फार्मिंग और हर्डिंग भी हो जाती थी और हंटिंग गैदरिंग भी हो जाती थी। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ जो साइट है ना ये काफी फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है जो कि बोलन पास के पास नजदीक है, बोलन पास के नजदीक है। बोलन पास ईरान जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। मेहरगढ़ उन प्लेसेस में से एक है जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना सीख लिया था और साथ ही शीप और गोट को भी इसी एरिया में काफी पहले रियर किया गया था। ये सबसे पुराना विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं, मतलब एक सबसे सबसे पुरानों में से एक है। मेहरगढ़ में एनिमल बोन्स के भी कुछ एविडेंस मिले हैं, बोन्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स की, डियर या पिग वगैरह की, और शीप और गोट की भी मिली है। जो दूसरी चीज़ें मेहरगढ़ पे मिली है वो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस। ये देखो ये आपको दिखाया हुआ है हाउस इन मेहरगढ़। हर एक हाउस में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट है जिसमें से हो सकता है कुछ कंपार्टमेंट्स को स्टोरेज के लिए यूज़ कर लिया जाता हो। देख सकते हो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फूड वगैरह या कुछ और भी करते होंगे। ब्यूरियल साइट, ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। देखो जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट तो देते ही थे, आज भी ये चलता है। डेथ के बाद उनको एक बार रिस्पेक्ट तो दी जाती है। तो जो लोग उनके थोड़ी देखभाल करते थे डेथ के बाद, तो शायद इस बिलीफ में कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, रीबर्थ वगैरह है, तो ब्यूरियल करते थे, मतलब वो उन्हें गाड़ते थे धरती के नीचे। ब्यूरियल उनमें से एक अरेंजमेंट था। तो कई ब्यूरियल साइट्स जो है ना उन पे एविडेंस इस तरह के मिले हैं कि एक तो ऐसा मिल गया कि जो डेड पर्सन है उसको कुछ गोट्स के साथ बरी किया हुआ है, इस बिलीफ में कि ये जो गोट्स है ये उसको दूसरी दुनिया में खाना देंगी, मतलब खाना बन जाएंगे उसका या किसी भी तरह से ये उनको सर्व एज फूड, मतलब ये गोट्स को वो खा लेगा, इस बिलीफ में दिया हुआ है।
ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। ज़्यादा टाइम मिलेगा 20 मिनट्स में, आप भी इसको 2-3 बार रीड करोगे, आपका ये चैप्टर पूरा पक्का हो जाएगा।